राधे राधे बच्चों, अपनी कक्षा 10 की मैथ चल रही है जिसमें अपने लगभग चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आज अपने जो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर चल रहा था, आज अपने उसका करेंगे सारांश। कक्षा 10 है। मैथ उसका आज अपने लास्ट करेंगे सारांश। बाकी अपने कंप्लीट कर लिया, एग्जाम्पल क्वेश्चन सभी कर लिए हैं। आज अपने करेंगे सारांश यानी समरी। सारांश यानी समरी, इंग्लिश में समरी बोलते हैं सारांश को। पहले चैप्टर का अपने सारांश वास्तविक संख्याओं का सारांश करेंगे। ये सारांश कक्षा 10 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और कोई कंपटीशन की तैयारी करेगा जैसे रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एलडीसी वगैरह, उन सभी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कक्षा 10 तक जहाँ तक मैथ पूछी जाती है, कक्षा 10 तक जिसमें जैसे आरएस में भी पूछी जाती है, प्री में, तो वहाँ तक ये सारांश बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। यानी सारांश तो ऑल कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है और कक्षा 10 के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल एबीसीडी वाले ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछने लगे, तो उनके लिए कक्षा 10 के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। इनसे एबीसीडी का एक आधा क्वेश्चन बन सकता है सारांश। ठीक है, सारांश के बाद यानी समरी। यानी जो अपने चैप्टर के अंदर पढ़ा है उसमें से कुछ मुख्य मुख्य बातें इसके अंदर बात अपने करेंगे। ज़्यादा कठिन है नहीं, सारांश के अंदर कुछ नहीं है। जो अपने पढ़ा हुआ है उसके अंदर जो मुख्य मुख्य बातें हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो उसके बारे में अपनी बात करनी है इसके अंदर। पहली कंडीशन है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अंदर क्या पढ़ा था अपने? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसे अपने हिंदी में लिखना चाहिए था, ये कह सकते हैं अभी कोई दो धनात्मक पूर्णांक ए व बी है, ए व बी है, जहाँ क्यू आर कोई पूर्ण संख्या है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा। ठीक है, कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, बुक में और तरीके से लिखा हो सकता है ना। कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या ए बी है, जिसके लिए क्यू व आर क्या एक पूर्णांक संख्या है। क्यू व आर पूर्णांक संख्या होने के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा। जहां अपने लिख सकते हैं भी, जहां क्या है, आर क्या है, आर 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, या फिर बी से छोटा, बी से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, और अपने बोल सकते हैं भी क्यू क्या होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, क्योंकि क्यू एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से स्टार्ट 1 2 3 4, यानी 0 हो सकता है क्यू का मान, और 0 से बड़ा भी हो सकता है। वैसे आर का मान भी अपने लिख सकते हैं भी, आर का मान भी 0 से बड़ा या 0 हो सकता है, लेकिन आर का मान कहाँ तक हो सकता है, जहाँ तक बी है उससे छोटा। अगर बी का मान 2 है तो आर का मान 1 तक ही होगा, आर का मान 1 से छोटा ही होगा, 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 2 से छोटे होगा। आर का मान बी से छोटा होगा, बी से, यानी आर का मान 2 से छोटा हो सकता है, यानी आर का मान 0 हो सकता है, आर का मान 1 हो सकता है। इसका मतलब ये है। ये हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इसके लिए पढ़ लिया। फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा। वो उसका मतलब क्या है, एचसीएफ के लिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मतलब अपने एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया था, यानी एचसीएफ के लिए। दूसरी एक प्रकार की परिभाषा आ जाएगी भी, कोई दो धनात्मक पूर्णांक संख्या, दो धनात्मक क्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक ए व बी, दो धनात्मक पूर्णांक ए व बी संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो इनके लिए डी कोई पूर्णांक संख्या, हमने ऐसे लगे ए व बी दो कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, जिनके लिए बड़ी से बड़ी, जिनके लिए ये बड़ी से बड़ी पूर्णांक, बड़ी से बड़ी पूर्णांक संख्या डी होगी। बड़ी से बड़ी एक पूर्णांक संख्या क्या होगी, डी होगी, डी होगी, जहाँ क्या होगी, डी क्या होगी, कैसी होगी, डी ए व डी क्या होगी, जहाँ ए व बी को पूर्णतः
ए व बी को पूर्णतः क्या करे, विभाजित करे, पूर्णतः क्या करे, विभाजित करे। तो अपने फिर लिख सकते हैं भी डी यहाँ पर अपने क्या हो जाएगा, HCF कह सकते हैं, HCF कहलाता है, क्या कहलाता है, डी HCF कहलाता है। ठीक है, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो गया, या HCF के लिए एक छोटी सी परिभाषा होगी भी ए बी कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, और जहाँ डी बी क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या होगी। डी कैसी पूर्णांक संख्या हो, जो ए व बी को पूर्णतः विभाजित करे, ए व बी को क्या करे, पूर्णतः विभाजित करे, और बड़ी सी बड़ी संख्या होगी डी, जितनी बड़ी हो सकती है उतनी बड़ी संख्या होगी। ऐसी संख्या होगी जो ए व बी को दोनों को पूर्णतः विभाजित करे। उससे छोटी संख्या और विभाजित कर सकती है, लेकिन बड़ी से बड़ी डी संख्या वही होगी जो ए और बी दोनों को पूर्णतः विभाजित करेगी, वही अपना क्या हो जाएगा, HCF कहलाएगा डी। ठीक है, ये हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय की एक छोटी सी परिभाषा होगी। ये दो कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन अपनी यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अंदर ये अपने बोल सकते हैं, 3 नंबर कंडीशन भी ए व बी दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ए व बी क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, फिर क्यू आर, इस संबंध के लिए बोल सकते हैं, इस संबंध के लिए भी ए बराबर क्या है अपने पास, बी क्यू प्लस आर है, जहाँ ए और बी क्या दो पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। और तब उसके लिए अगर अपने पास इसमें अगर अपने पास आर बराबर 0 दिया हो, आर बराबर क्या हो, 0 हो, अगर अपने पास क्या हो, आर बराबर क्या हो, 0 हो, आर बराबर क्या हो, 0 हो, तब आर बराबर क्या हो, 0 हो, तब HCF क्या हो जाएगा, तब HCF हो जाएगा बी, तब HCF क्या होगा, बी, तब HCF क्या होगा, बी होगा। अपने देखा भी था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से अपने भाग विधि से भाग दे देकर देख रहे थे भी तब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता, यानी आर का मान 0 नहीं आ जाता, तब तक HCF अपने ज्ञात नहीं कर सकते। जब तक आर का मान 0 आ जाता था तब अपने देखते भी किससे भाग दिया है, किससे भाग दिया, वो अपना क्या हो जाता है, HCF। जिससे भाग देते थे वो यहाँ पर ही लिखते थे भी किससे भाग दे रहे, वो यहाँ पर आता था, तो वही क्या होता था अपना HCF, एक प्रकार का क्या हो गया, बी ही क्या हो जाता था, HCF। अगर आर बराबर 0 नहीं है, अगर आर बराबर 0 नहीं है, आर बराबर 0 नहीं है, आर बराबर 0 नहीं है, तब HCF अपना बी नहीं होगा, तब HCF अपना बी नहीं होगा। तब अपने क्या करेंगे, बी को क्या करेंगे, आर से विभाजित करेंगे, आर से विभाजित करेंगे। तब अपने क्या करेंगे, बी को आर से विभाजित करेंगे, आर बराबर 0 नहीं है तो जो आर का मान है उसे बी से अपने क्या करेंगे, विभाजित और करेंगे, बी को आर से विभाजित करेंगे। ठीक है, आर से विभाजित करेंगे बी को, और ये आर से बी को तब तक विभाजित करेंगे तब आर का मान 0 नहीं है, तो बार बार ऐसी कंडीशन लिखते जाएंगे, बार बार अपने हल करते जाएंगे, तब तक करेंगे जब तक आर का मान 0 नहीं आ जाता। तो वो अपने 1.1 में देखा ही था भी कब तक अपने भाग देना है ना। ये होगी 3 कंडीशन छोटी छोटी होगी, यानी सारांश का मतलब ये भी अपने जो परिभाषा वगैरह फॉर्मूले वगैरह पढ़े हैं उनको एक बार रिवाइज कर लें, और ये फॉर्मूले वगैरह छोटी छोटी बातें सभी के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, अब अपने एक चीज और पढ़ी थी, प्रमेय और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पढ़ी थी। ठीक है, 3 नंबर 4 नंबर बात करें तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, आधारभूत प्रमेय, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पढ़ी थी अपने, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ी थी। इसके अंदर क्या पढ़ा था, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अंदर क्या पढ़ा था, याद है अंकगणित के आधारभूत, शुरुआत में अपने अंकगणित के आधारभूत थोड़ा बहुत बेसिक किया था, फिर HCF LCM निकालने के लिए उससे पहले अपने क्या किया था, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को थोड़ा बहुत पढ़ा था, है ना। इसके अंदर अपने क्या पढ़ा था, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अंदर भी भाज्य और अभाज्य, प्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या, ये वगैरह पढ़ी थी ना। इस अंकगणित की मेन बात क्या थी, मेन बात यही थी कि कोई भी भाज्य संख्या है, कोई भी भाज्य संख्या है, कोई भी भाज्य संख्या है, उसे अपने क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, या गुणनखंड के रूप में भी अपने ऐसे भी हो सकते हैं, गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी भाज्य संख्या, कोई भी
भाज्य संख्या है उसे अपने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में या गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ये अपने अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अंदर पढ़ा था। यहाँ आपने एक बात और पढ़ी थी, अपने ऐसे बोल सकते हैं, कोई भी परिमेय संख्या है, कोई भी परिमेय संख्या है, कोई भी परिमेय संख्या है, अगर वो शांत है, अगर शांत है तो हम उसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। भी कोई भी परिमेय संख्या है और वो शांत है तो उसे अपने P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो Q क्या होगा, Q यहाँ पर नॉट जीरो होगा। और अपने क्या कर सकते हैं, Q और कैसा हो सकता है, Q और कैसा हो सकता है, 2 की पावर m, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का होगा, m के रूप का होगा। अगर कोई संख्या परिमेय संख्या है और वो शांत है, परिमेय संख्या और वो शांत है, परिमेय संख्या के अंदर भी अशांत होती है, तो उसके अंदर Q का मान 2 की पावर n और 2 की पावर m नहीं होता, है ना। अगर वो परिमेय संख्या और शांत है तो अपने उसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं तो Q का मान 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का होगा, ठीक है, रूप का होगा Q का मान, जहां n और m क्या हो गए, ऋणेतर होंगे, ऋणेतर होंगे। अब ऋणेतर का मतलब, अब सारांश अपने पढ़ रहे हैं तो कोई छोटी मोटी बातें पहले रहेगी थी, छोटी मोटी बातें अपने जो क्वेश्चन वगैरह करे थे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर एबेसेड वाली बात करें या कोई कंपटीशन की बात करें तो वो छोटी मोटी बातें अपने यहाँ पर बहुत काम आएगी। वो आज अपने छोटी छोटी बातें पूरी गौर से अपने देखेंगे, और एबेसेड के ऑप्शन वाले के लिए भी वो बहुत जरूरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, छोटी छोटी। यानी m और n, यहाँ पर m और n के मान कैसे होंगे, ऋणेतर मान होंगे। ऋणेतर का मतलब है ऋणात्मक मान को छोड़ दो, ऋणात्मक मान, माइनस वाला को सभी को छोड़ दो, यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कैसा भी मान हो सकता है m और n का मान, m और n का मान, लेकिन ऋणात्मक नहीं होगा, माइनस वगैरह मान नहीं होगा, नहीं -1 -2 ऐसे मान नहीं होंगे, वो होते हैं ऋणेतर, यानी ऋणात्मक संख्या को छोड़कर, ऋण के अलावा वो हो गए ऋणेतर, उनको छोड़कर बाकी सभी m और n के मान होंगे। तो इस रूप में अपने परिमेय संख्या को लिख सकते हैं। अगर शांत है तो P बटा Q में लिख सकते हैं, P बटा Q के, और Q कैसा को 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए। अब इसका उल्टा भी सारांश के अंदर लिखा हुआ, एक लाइन लिखी हुई है, इसकी उल्टी भी, अगर कोई संख्या है, परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में लिखी हुई है और Q का मान 2 की पावर n और 5 की पावर m रूप का है, Q का मान कैसा है, 2 की पावर n और 5 की पावर m रूप का है, तो वो संख्या कैसी होगी, शांत होगी, वह संख्या कैसी होगी, शांत होगी, ठीक है। ये उल्टा हो गया। अब ऐसे में अपनी पूछ सकता है भी कोई परिमेय संख्या से P बटा Q के रूप में लिखी हुई है, Q का मान 2 की पावर n और 5 की पावर m रूप का है, तो वह संख्या होगी, तो वह कैसी होगी, शांत होगी। अब ऐसे ही अपने और लिखें भी कोई संख्या है, कोई संख्या है वो अशांत है, कोई संख्या है अशांत है, अशांत है, तो अशांत है तो उस Q का मान कैसा नहीं होगा, 2 की पावर n और 5 की पावर m रूप का नहीं होगा, m रूप का नहीं होगा, यानी 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं होगा, ठीक है। और n और m कैसे होंगे, यहाँ पर ऋणेतर ही होंगे। या अपने ऐसे बोल सकते हैं, या अपने ऐसे बोलते हैं ऐसा आता तो Q का मान ये नहीं हो सकता, या अपने ऐसे बोल सकते हैं, या 2 की पावर n और 5 की पावर m के अलावा और संख्या हो सकती है। भी नीचे Q का मान 2 और 5 के अलावा कुछ भी और हो सकता है, 2 5 भी हो सकता है, इनके साथ कुछ और संख्या जरूर होगी, या 2 5 नहीं है तो कुछ तीसरी संख्या इसके अलावा ही होगी, और नहीं कुछ ना कुछ और साथ में होगा, तो वो क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी, चाहे वो परिमेय संख्या हो चाहे वो अपरिमेय संख्या हो, कैसी भी संख्या हो वो क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। अगर Q का मान 2 और 5 के अलावा कुछ और आ रहा है, तो साथ में 2 और 5 भी आ रहा है, कोई और संख्या आ रही है तो भी वह अशांत हो जाएगी, 2 5 नहीं आ रहा, कुछ और संख्या आ रही है तो भी वो क्या हो जाएगी, अशांत होगी। यानी 2 और 5 के अलावा कुछ और नया आ ही रहा है, चाहे 2 5 हो चाहे ना हो, कुछ और संख्या आ ही रही है, तो वो क्या हो जाएगी, अशांत कहलाती है। ये हो गया इतनी सारांश, 5 6 बातें छोटी छोटी।
ये अपने की हुई है, वैसे तो चैप्टर सभी छोटी छोटी बातें सभी ऐसे करवाई हुई है, लेकिन थोड़ी बहुत रहेगी अगर किसी के अंदर तो वो ध्यान दे लेना। एक वो HCF LCM वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में अपने देखा था अभी, एक A बराबर BQ प्लस R, इसमें छोटी सी बात रहेगी, अगर इसमें R का मान 0 है तब अपने B क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, तब अपने B क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अगर R का मान 0 नहीं है, अगर R का मान 0 नहीं है तब अपने HCF ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, B और R को एक दूसरे को विभाजित करेंगे, B को क्या करेंगे, R से विभाजित करेंगे, वो अपने देख लिया। अब ये कह रहा है अगर HCF अपने निकाल रहे हैं, HCF किसका निकालना है, A और B दो संख्या दी होगी, उनके लिए अपने HCF निकालना है। अगर A और B का HCF निकाल रहे हैं, अगर Q और R का भी HCF निकालना पड़े, यानी B और R से भी विभाजित करके, अपने R का मान 0 नहीं है तो B और R का विभाजित एक दूसरे को विभाजित करेंगे तो एक नई संख्या आएगी, वो भी HCF हो सकता है ना, इन दोनों में से। तो ये कह रहा है HCF B और R का भी HCF निकालेंगे तो वो भी HCF और AB का HCF दोनों में से क्या हो, बराबर ही होंगे। यानी अपने ये बात कर सकते हैं A बराबर BQ प्लस R, ये अपने कितनी बार लिख रहे हैं, जितनी बार अपने लिख रहे हैं, जितनी बार भाग दे रहे हैं, अपने 3-4 बार लिखना पड़ता है, जो क्वेश्चन किए थे, है ना, जब तक R का मान 0 नहीं आता तब तक अपने लिख रहे थे, जब तक R का मान 0 नहीं आ जाता। तब अपने कह सकते हैं ये A और B है, पहली बार तो वही संख्या दी होती है जो अपने क्वेश्चन में दे रखी है, वही संख्या होती है A और B, है ना। फिर अपने A और B अलग अलग संख्या होती रहती है, जैसे A और B का भाग दिया तब R का मान कुछ अलग आएगा, तब फिर R से भाग देते तब A का मान अलग हो जाता है, B का मान अलग हो जाता है, R का मान भी शेषफल नया आ जाता है। फिर शेषफल अगर 0 नहीं है तो फिर और R से भाग देते हैं B को, तब A और B नई संख्या हो जाती है, R शेषफल एक नया आता है ना। तब तक यानी इसमें भी एक HCF अपने मान सकते हैं, ए बी हो गया। इसमें अपने HCF निकालेंगे तो कैसा आएगा, BR आएगा। इसमें अपने HCF निकालेंगे तो किसका निकालेंगे, BR का। और यहाँ पर HCF अपने क्या मान आ जाएगा, पूरा B आ जाएगा, अगर R का मान 0 है तब ये। अब ये जैसा ये B आ रहा है, नई संख्या जो भी है, जैसे अपने इसको D मान लेते हैं, B की जगह क्या मान लेते हैं, D मान लेते हैं। R का मान 0 आ गया तब अपने मान लेते हैं HCF क्या हो गया, D हो गया। HCF क्या हो गया, तब अपना D हो गया। अब ये D क्या है, इसका भी HCF होगा, इसका भी HCF होगा, इस संख्या के लिए भी HCF होगा और AB के लिए भी HCF होगा। इसका मतलब ये है भी AB का HCF निकालना अपने एल्गोरिथम की सहायता से निकाल रहे हैं तो BR का भी HCF सेम ही होगा, दोनों का हमेशा क्या होगा, बराबरी है होगा। जो अपने R बराबर 0 मान निकालने के बाद HCF आएगा ना, वो मान इन दोनों के हमेशा क्या होगा, सेम ही होगा, कोई अलग दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये छोटी सी एल्गोरिथम की एक छोटी सी बात और रह गई थी, वो और बता दी। अब अपने आगे देखते हैं, और थोड़ा सा देख लेता हूँ, कोई बात छोटी मोटी रह ना जो भूल जाए दिमाग में से। गुणखंड द्वितीय होती, ठीक है। फिर एक अपने देखा था भी भाज्य संख्या, अपने अभी देखा भाज्य संख्या को अपने क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। जो अभाज्य संख्या के गुणनखंड में रूप में लिखते हैं, गुणनखंड लिखते हैं, अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड लिखते हैं, वो गुणनखंड क्या है, अद्वितीय होते हैं, यानी एक ही प्रकार से लिख सकते हैं, अद्वितीय होता है। पहले लिखा था एक ही प्रकार से भी कोई अभाज्य संख्या उसे अपने 2, 3 गुणा 5 के रूप में लिख दिया। अब इसे क्रम का ध्यान नहीं देना, क्रम का ध्यान नहीं रखना इसके अंदर, ठीक है, क्रम का ध्यान नहीं रखना, यानी पहले 5 लिख दे, 3 लिख दे, 2 लिख दे, तो ये दोनों एक ही बात है, कोई अलग अलग बात है नहीं। अब ये भी अभाज्य संख्या गुणनखंड है और ये भी अभाज्य संख्या गुणनखंड है और दोनों सेम ही है। अब आगे पीछे लिख सकते हैं, यानी आगे पीछे लिखने का कोई फायदा नहीं है। अब ये लिख दिया तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आगे पीछे लिखने की जरूरत है नहीं, यानी एक ही तरीका होता है, कोई नए तरीके से अपने लिखने की कोई बड़ी बात है नहीं है, अलग तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है, ये अद्वितीय होता है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, वो कोई भी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, वो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, एक अद्वितीय होता है, क्रम का ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्रम का ध्यान देने की जरूरत नहीं होती अभाज्य गुणनखंड के अंदर। अब आगे वाले कंडीशन एक और है भी, कोई भी P और A कोई संख्या होती है, P से पूर्णतः P अभाज्य संख्या, आपने देखा था एक छोटा से बात है इसमें भी, यदि कोई P कोई अभाज्य संख्या, वो है ना, एक देखा था, अभी मैं यहाँ पर लिख दूँ P कोई एक अभाज्य संख्या है, P क्या एक अभाज्य संख्या है,
p तो एक अभाज्य संख्या है। ये क्या करती है, ए स्क्वायर को पूर्ण ए स्क्वायर को विभाजित करती है, ए स्क्वायर को विभाजित करती है। ये अपने देखा था, एग्जाम्पल एक थ्योरम की थी, वो ही है भी p क्या है, एक अभाज्य संख्या है, वो क्या कर रही है भी ए स्क्वायर को विभाजित करती है। ए स्क्वायर को अगर विभाजित करती है तो p क्या है, a को भी विभाजित करेगी। p क्या है, a को भी विभाजित करेगी, विभाजित करेगी। ये अपने देखा था भी a को भी विभाजित करेगी। a यहाँ पर क्या है, धनात्मक पूर्णांक होगा। a यहाँ पर क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। a यहाँ पर क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। a यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक है। इसके बाद अपने देखा भी √2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। √3 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या। ये अपने देख चुके हैं इसकी सहायता से, है ना। इसकी सहायता से अपने देखा भी a2 √2 √3 √5 √5 + 2 ये सभी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब इसके बाद कोई ये देख लिया ऋणेत्र वाला, ठीक है। अब बस एक छोटी सी बात और रह रही है इसके अंदर, फिर अपना सारांश एक कंप्लीट हो जाएगा, फिर सारांश अपना कंप्लीट। अपने एक HCF के लिए फॉर्मूला देखा था, HCF का फॉर्मूला देखा था भी कोई दो संख्या का अपने HCF निकालना है, a गुणा b का, a, b का HCF निकालना है। तो मैंने कहा था भी HCF और दोनों का LCM अगर निकाल के गुणा कर दे तो, या a और दोनों संख्याओं को गुणा कर दे, दोनों संख्याओं को गुणा और दोनों संख्याओं का HCF और LCM निकाल कर उन संख्याओं को गुणा कर दे तो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। जहाँ a b क्या होंगे, ये धनात्मक पूर्णांक होंगे। a b क्या है, ये धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये छोटी सी बात ध्यान रखना भी a b क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। और HCF और LCM आएंगे वो भी क्या आएंगे, धनात्मक पूर्णांक ही आएगा। ठीक है, अब फिर एक दिन फिर एक बार और देखा था भी p q r अपने तीन संख्या मान लेते हैं, तीन संख्याओं का HCF निकालें और उन तीनों संख्याओं को डायरेक्ट गुणा करें तो वो कभी भी बराबर नहीं होते। सिर्फ ये दो के लिए फॉर्मूला है, तीनों के लिए बराबर नहीं होता। यहाँ पी क्यू आर ये भी क्या है, एक प्रकार ए बी सी मान सकते हैं पी क्यू आर की जगह, तो ए बी सी या पी क्यू आर ये भी क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या ही है। ठीक है, अब इन तीनों के लिए अगर फॉर्मूला देखना चाहिए तो तीनों के लिए फॉर्मूला होता है भी HCF निकालना है तो पी क्यू आर, तीन संख्या दे रखी है, HCF निकालना है तो पी डॉट यानी गुणा डॉट आर, यानी ये गुणा है, डॉट का मतलब ये क्या है, गुणा है। पी का गुणा क्यू के साथ, क्यू का गुणा आर के साथ, फिर गुणा HCF, HCF निकालना है ना, तो LCM पी क्यू आर, पी क्यू आर दिख रहा है क्या, ग्रीन पेन दिख रहा है क्या? दिख रहा है। HCF निकालना है पी क्यू आर, ये अपने लास्ट फॉर्मूला ही है, एक प्रकार का फॉर्मूला ही है, फिर निकालने की और कुछ देखने की जरूरत है नहीं। HCF निकालना है पी क्यू आर, तो तीनों के लिए क्या हो जाएगा, LCM पी क्यू का LCM गुणा LCM क्यू आर का LCM गुणा LCM पी आर का। ये तीन संख्या है पी क्यू आर, तो पी क्यू के साथ भी LCM, क्यू आर का भी LCM और पी आर का भी LCM नीचे आएगा और ऊपर भी LCM आएगा पी क्यू आर तीनों का, तो वो क्या आ जाएगा अपने पास, HCF आ जाएगा। HCF क्या आ जाएगा, तीनों के लिए ये HCF आ जाएगा। ऐसे तीनों के लिए LCM है, बस HCF की जगह सभी जगह क्या कर दो LCM, पी क्यू आर तीनों यहाँ पर HCF हो जाएगा, पी क्यू आर अपॉन में यहाँ पर भी क्या हो जाएगा HCF पी क्यू का, HCF क्यू आर का और HCF पी आर का, इन सभी का HCF। ये एक प्रकार का फॉर्मूला ही है, कक्षा 10 के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ABCD में पूछ सकता है वैसे, याद कर लेना, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन और कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकता है, तीन संख्या का HCF निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला काम आ सकता है, तो HCF निकालना तो सामने LCM होगा, LCM निकालना तो सामने HCF होगा, ये याद रखना। LCM निकालना तो HCF होगा,
HCF निकालना तो LCM होगा। यानी कोई एक चीज निकालनी है तो दूसरी चीज अपने दी होगी, यानी HCF निकालना तो LCM दिया होगा, या LCM निकालना तो HCF दिया होगा। ठीक है, ये हो गए नॉर्मल है छोटे, ये हो गए सारांश अपने समरी की बात हो गई। ये अब अपने कल नया चैप्टर शुरू करेंगे बहुपद, सेकंड चैप्टर। ठीक है, दूसरी प्रश्नावली। राधे राधे।